हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स ऑथेंटिक बाय CNT। मैं हूं समृद्धि पुरोहित और आज हम पढ़ने जा रहे हैं OCM एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम एक्चुअल में वहां एग्जाम में जाकर क्या लिख कर आने वाले हैं उस हिसाब से हम आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला आता है हमारा चैप्टर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें पहले उसका इंट्रो देखेंगे, मीनिंग डेफिनेशन। जब 8 मार्क्स का क्वेश्चन आए तब हमें इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखना चाहिए एंड इफ पॉसिबल हमें चार्ट भी बनाना चाहिए। देन हम देखेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर उसका सिग्निफिकेंस एंड उसकी देखेंगे हम थियरीज। थियरीज में दो थियरीज आती हैं, हेनरी फ्योल की और FW टेलर की थियरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो जब भी आप OCM सब्जेक्ट पढ़ें आपको खुद को एज एन एंटरप्रेन्योर एज्यूम करके चलना है। एंटरप्रेन्योर यानी कि क्या, सिंपल वर्ड्स में कहें तो बिजनेसमैन। आप एक नया बिजनेस खोल रहे हैं जिसके लिए आपको अलग अलग रिसोर्सेज की जरूरत है, जैसे मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एटसेट्रा। एंड उसके साथ में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो उसमें जुड़ जाता है वो है मैनेजमेंट का। विदाउट मैनेजमेंट आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन नहीं कर सकते। तो लेट्स सी इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट क्या है, हर जगह पाया जाता है, एवरीवेयर है। सोशल लाइफ हो या बिजनेस लाइफ हो, इट इज की टू सक्सेस एंड अचीवमेंट ऑफ गोल। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्सेज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। ठीक है, इनके साथ में एक और एम जोड़ लो, मैनेजमेंट। देन जब भी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिखें तब उसमें कुछ वर्ड्स आने चाहिए, जैसे कि एवरीवेयर, कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। ये सब आए तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। For establishing coordination between all resources, one needs to know about management. Therefore, it is observed that the importance of management is growing rapidly. ठीक है, इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है मैनेजमेंट की। सब मैनेजमेंट थिंकर्स ने अलग अलग ऑब्जर्वेशन के हिसाब से थियरीज बनाई हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। देन मैनेजमेंट क्या करता है, इट मेक्स डिसीजंस ऑन हाउ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन विल ऑपरेट। ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑपरेट करने वाली है, कैसे सब काम चलने वाला है, उसमें मैनेजमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करती है। इसलिए इसको वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कंसिडर किया जाता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिसमें OCM के टाइम पे आप एक और फंक्शन जोड़ सकते हैं एज मैनेजमेंट। देन मैनेजमेंट हार्मोनाइजेस ऑल फंक्शंस। ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, टर्म्ड एज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आगे देखें तो मीनिंग एंड डेफिनेशन हमारे पास में। मीनिंग एंड डेफिनेशन में क्या है भाई, while achieving goal of an individual or an organization, it is always important to use different systems or techniques. Some of these techniques universally accepted are called principle. वो क्या है, universally accepted है, universally, okay. Principle is defined as a fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a system of belief or behavior or for a chain of reasoning. ठीक है, इसमें से अगर आपको याद रहे तो लिख देना। यहाँ पे इन लोगों ने क्या कहा है कि ये एक फंडामेंटल ट्रुथ है, एक बेसिक सही जानकारी है जो लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं करने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसी हिसाब से चलें। आप अपने बिलीव्स के हिसाब से चल सकते हैं या आपके पास में जो भी रीजंस आए उस हिसाब से चल सकते हैं। बट इन्होंने अपने प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से कई सारे मैनेजमेंट थिंकर्स ने ये प्रिंसिपल्स दिए हैं। वैसे आप सिंपली समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट यानी कि क्या, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। एंड लोगों से काम करवाने के लिए हमने कुछ सॉल्यूशंस करके रखे, यानी कि क्या, हम प्रिंसिपल्स को बोल सकते हैं एज प्री डिटरमाइंड सॉल्यूशंस ऑफ आवर प्री डिफाइंड गोल्स। जो हमारे गोल्स हैं, जो पहले से डिसाइडेड है, हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट कमाना है, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, गुडविल क्रिएट करना है एंड एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जीनी है, जिसके लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स द्वारा हमें कुछ प्री डिटरमाइंड सॉल्यूशंस दिए गए हैं। यानी कि वैसे सॉल्यूशंस जो उन्होंने पहले से अपने प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंटेशन से, डिस्कशन से, खुद ट्रायल एंड एरर मेथड से करके देखे हुए हैं। आगे देखते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो हमारे प्री डिफाइंड गोल्स के प्री डिटरमाइंड सॉल्यूशंस हैं, उनका नेचर कैसा है, वो किस प्रकार के हैं। पहली बात तो वो बनाए क्यों गए हैं, टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज, क्योंकि हमें घूम फिर के एम्प्लॉयज से काम करवाना है ना। आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, अदर्स यानी कि एम्प्लॉयज। These principles insist on improving efficiency of organizational resources in terms of profit. These principles also focus on best coordination. देखो, coordination, efficiency, optimum utilization of resources, ये वैसे शब्द हैं जो आप कभी भी किसी भी आंसर में डाल सकते हैं if it is related to management. Then superior यानी कि जो टॉप लेवल पे है, subordinate यानी उसके अंडर जो भी लोग काम करते हैं, ये सब क्या है, members of the organization. Now, nature of management principles.
फर्स्ट वन है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कहीं भी अप्लाई किए जा सकते हैं, फिर चाहे वो कोई भी साइज का हो या कोई भी नेचर का ऑर्गेनाइजेशन हो। मीन्स साइज में क्या क्या आएगा, कोई भी स्मॉल मीडियम या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो। एंड नेचर में हम कंसिडर कर सकते हैं जैसे कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे भी ये लागू है। जहां पर भी जाओगे लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में मैनेजमेंट जरूर रहेगा। बट यहाँ पे जब भी आप ओसीएम का पेपर लिख रहे हो उस समय आपको कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स ही वहां पर जाकर लिखने हैं, इसलिए खुद को एंटरप्रेन्योर समझकर काम कीजिए। देन their results may vary and application may be modified but these are suitable for all kinds of organization। ठीक है, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं, किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन से होते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ठीक है, तो जितनी मैंने अंडरलाइन और हाईलाइट किए बस उतनी बातें भी अगर आप लिखते हैं तो एग्जाम में इनफ है। पहले वहां पे हेडिंग डालिए यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड फिर उसके अंडर 2 सब पॉइंट्स बनाइए, एक साइज और नेचर और ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का, एंड अनदर कि दो देयर रिजल्ट्स में वेरी एंड एप्लीकेशन में भी मॉडिफाइड। यानी कि क्या, समझो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसका हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अलग रिजल्ट पाया जा सकता है, एंड उसके ही साथ में हम अपनी सिचुएशन को देखते हुए अलग प्रकार से हम एज अ मैनेजर उसे अलग प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइंस। Management principles provide general guidelines in tackling the organizational situations wisely as well as in solving the problems। तो देखिए, आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने हाईलाइट और अंडरलाइन पहले करके रखा है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें कोई भी सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी सिचुएशन आए उसे अच्छे से टैकल करने में हेल्प करते हैं, एंड हम वाइजली डिसीजंस भी ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दे आर नॉट रिजिड इन नेचर। हम नेक्स्ट पॉइंट भी आएगा, फ्लेक्सिबल है वो, मीन्स हम उसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। देन कौन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कब किस तरह अप्लाई करने हैं ये उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे डिपेंड करता है और वहाँ के नेचर पे डिपेंड करता है। कि वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रॉफिट मोटिव से डिसीजन लेंगी, कोई एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो सोसाइटी के वेलफेयर के हिसाब से डिसीजन लेगी। देन उन्होंने एग्जांपल दिया है कि व्हेन वी से फेयर रेम्यूनरेशन, द टर्म फेयर कैन वेरी एज पर द नेचर, साइज एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसके लिए फेयर रेम्यूनरेशन यानी कि क्या, 8-10 हज़ार, मैक्सिमम 20 हज़ार। कोई जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना बड़ा फेयर रेम्यूनरेशन। एम्प्लॉयज को उतनी ही ज्यादा सैलरी देनी चाहिए। अभी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो करोड़ों में कमा रही है, वो अगर एम्प्लॉयज को 10-20 हज़ार दे रही होगी तो लोग मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। एंड वहीं कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एम्प्लॉय को मंथली 1 लाख रुपीज नहीं दे सकती। इसलिए मैनेजमेंट यूनिवर्सल होता है और एक जनरल गाइडलाइन की तरह होता है। आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करना चाहें तो उसमें थोड़े मॉडिफिकेशन करके कर सकते हैं। न्यू मैनेजर्स के लिए बहुत यूजफुल रहता है। देखिए, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ग्रेजुअली थ्रू रिसर्च वर्क। ठीक है, एक दिन कोई उठ के आया और उसने बोला कि हाँ चलो अब से यही करेंगे, ये प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, लोगों ने रिसर्च किया है, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई करके देखा है, उसके बाद ये प्रिंसिपल्स फॉर्म हुए हैं। उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड फिर पता चला कि एक्चुअल में कौन सा काम करके वेस्टेज कम होता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। द रिजल्ट्स ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स डेवलप्ड एज आफ्टर प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, जैसा कि मैंने पहले बताया। इट मीन्स दे कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उन्हें चेंज किया जा सकता है या मॉडिफाई भी किया जा सकता है। ओसी में ना ये चीज बहुत की हुई है, सेम बात को घुमा फिरा के लिखते रहते हैं। मैनेजमेंट कैन बी फ्लेक्सिबल व्हाइल इंप्लीमेंटिंग टू सूट द रिक्वायरमेंट। हमें बस इसमें से कुछ गिने चुने शब्द उठा के लेने हैं और उसी को एग्जाम में लिख कर आना है। आपको ओन वर्ड्स में अगर कुछ और टर्म याद आता है तो लिखिए, पर मोस्टली अपनी टेक्स्ट बुक पर ही रिलाई करिए। द बिजनेस सिचुएशंस कीप ऑन चेंजिंग, so management principles can be adjusted or modified and can be used in the organization according to its need। ठीक है, जिस सिचुएशन में जैसी भी नीड हो उस हिसाब से हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, दे आर बिहेवियरल इन नेचर। मैनेजमेंट क्या है? दिस इज अ ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि उन्हें लोगों से काम करवाना है, एंड हम चाहते हैं कि हमारे सब एम्प्लॉयज मिलकर काम करें। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमें पता है कि हमारा गोल क्या है, हमें प्रॉफिट चाहिए और साथ ही में सोसाइटी को सर्व भी करना है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करना है, थोड़ा थोड़ा, जो हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ेंगे।
तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिजाइन किए जाते हैं ह्यूमन बींग्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। दीज प्रिंसिपल्स कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। उन्हें कंट्रोल भी करना है और उन्हें डायरेक्ट भी करना है, किस डायरेक्शन में जाना है उन्हें अच्छे से बताना है। एंड कंट्रोल यानी कि हमने सोचा था क्या और हम क्या करके आए। हमने सोचा था कि हम 1 घंटे में 50 यूनिट्स का आउटपुट करेंगे एंड हमारा एक्चुअल में 40 यूनिट्स का ही आउटपुट हो पाया। तो क्यों हुआ, हम क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, ये सब मैनेजमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज यानी कि रीजन जिसकी वजह से कोई चीज होती है, कोई आउटकम आता है। अब क्योंकि हमारे पास में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम एज अ बेस कंसिडर कर सकते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें कॉज या फिर रीजन बताते हैं कि कोई पर्टिकुलर इफेक्ट किस वजह से हुआ। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया है, आपको अगर याद है तो एग्जाम्पल जरूर लिख कर आइएगा। पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ वर्कर्स। अगर वेजेस और इंसेंटिव्स अच्छे मिलेंगे तो वर्कर्स अच्छा आउटपुट करके देंगे, ज्यादा काम करके देंगे। एंड वैसे ही अगर हम एडवर्टाइजमेंट सही जगह पे सही समय पे कंज्यूमर से मिलेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी। ठीक है, ज्यादा वेजेस और अच्छे वेजेस देंगे तो आउटपुट बढ़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो सेल बढ़ेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। आपको हर प्रिंसिपल को बराबर की अहमियत देनी है, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम। ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, दोस आर टू बी प्रैक्टिस्ड साइमल्टेनियसली टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स। सब रिजल्ट्स सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को एक साथ अप्लाई करना है ऑर्गेनाइजेशन पे। अब अगर आपने काम सब एम्प्लॉयज में डिवाइड तो कर दिया पर उन्हें डायरेक्ट नहीं किया कि किस तरह हमें अपना कौन सा गोल अचीव करना है। अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे तभी तो सब कुछ हो पाएगा। इसलिए उन्हें साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करके बेस्ट रिजल्ट्स हम पा सकते हैं। If any specific principle is focused more and others are not followed with same focus, then it affects the working of organization. वही बात, सबको सेम फोकस के साथ करना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड अ साइंस बट इट इज अ सोशल साइंस। द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट लाइक प्योर साइंसेस। अब जैसे अगर मैं किसी एम्प्लॉय से अच्छे से बात कर रही हूँ तो कोई तो एम्प्लॉय मेरी बात मानने लगेगा या किसी की नजरों में तो मेरी इज्जत बढ़ेगी, लेकिन कोई होगा कि ये कुछ ज्यादा ही मीठी बोल रही है, ये सब तो बस दिखावा होता है, कोई वैसा समझ सकता है। अब ये तो ह्यूमन नेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना, हम उसमें प्योर ये नहीं बोल सकते कि भाई a+b² इज इक्वल टू a² + 2ab+b², ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। इसलिए with some modifications according to the requirement organization needs to apply the principles of management। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट देखो और उस हिसाब से सब प्रिंसिपल्स को इक्वली इंपॉर्टेंट मानते हुए अप्लाई करो। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये देखो यूनिवर्सल एप्लीकेशन, देन कम्स जनरल गाइडलाइंस, फिर है प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट की है, फ्लेक्सिबल है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बिहेवियरल है क्योंकि ह्यूमंस इन्वॉल्व है। देन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता चलता है हमें कि हम क्या डिसीजन लेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। एंड लास्टली सब इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अच्छा, अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नहीं होते तो क्या होता, कोई भी नया मैनेजर जब आता तो उसको फिर से ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करके गलतियां कर करके सीखना पड़ता। लेकिन जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे ऐसी गलतियां नहीं चलेंगी। जब आप किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर अपॉइंट होते हैं एंड आपको कहा गया है कि हम चाहते हैं कि 100 करोड़ का आउटपुट आए, बट आपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं किया एंड उससे बराबर से काम करवा के नहीं लिया, इसलिए आउटपुट जस्ट 10 करोड़ का आएगा, तो क्या चल जाएगा? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को 90 करोड़ का लॉस नहीं चलेगा। सब कुछ प्रॉपरली मैनेज करके अपनी प्लानिंग को ट्रैक भी करना जरूरी है। तो भाई हमारे प्री डिटरमाइंड सॉल्यूशंस ऑफ आवर प्री डिफाइंड गोल्स को हम इनकी इंपॉर्टेंस जान लेते हैं। प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। हमें जनरल प्रिंसिपल्स जो हेनरी फेयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बताए हैं वो तो यहाँ पे आगे दिए हुए ही हैं, बट जैसे आप किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पे उनके अलग से प्रिंसिपल्स उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को सूट करने के हिसाब से भी बनाए हुए रहते हैं। तो जब कोई नया मैनेजर वहां पर जाके उन गाइडलाइंस को पढ़ता है तो उसे पता चल जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह वर्क करती है, उसकी वर्किंग को वो समझ पाता है।
द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स हेल्प्स टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स। यहाँ पे किस प्रकार की सिचुएशंस देखी जा चुकी हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी जा चुकी हैं। इट फर्दर हेल्प्स द मैनेजर टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स टू हैंडल सिचुएशन। देन कैसी प्रॉब्लम्स में कैसा सॉल्यूशन आ सकता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एन आउटकम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल। ये जरूर लिख कर आना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एन आउटकम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल। कई सारे प्रोफेशनल्स ने अपने एक्सपीरियंस के द्वारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फॉर्म किए हैं। द यूज ऑफ दीज प्रिंसिपल्स इज हेल्पिंग द मैनेजर्स अबाउट द मैनर इन विच ही शुड एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। किस तरह कौन सी सिचुएशन में एक्ट करना चाहिए ये पता चलता है। दिस टाइप ऑफ टाइमली गाइडेंस reduces the wastage of resources and the goals can be achieved in appropriate manner। तो वेस्टेज कम करके हम अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो स्टार्टिंग में कहा था कि एंटरप्रेन्योर, हमें खुद को एंटरप्रेन्योर समझ के चलना है, लेकिन यहाँ पे तो हर जगह मैनेजर की बात आ रही है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब कोई सोल प्रोप्राइटर होता है तब वो अपनी कंपनी खुद चला रहा होता है, तब वहां का कर्ता धर्ता मैनेजर एम्प्लॉय सब कुछ वो अकेला इंसान होता है। देन वो धीरे धीरे और लोगों को हायर करता है। इसलिए अगर आप खुद को एंटरप्रेन्योर मान के चले तो हर सिचुएशन में इस सब्जेक्ट के कोई भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दो चीजें एज्यूम करनी है। एक तो यू आर एन एंटरप्रेन्योर एंड सेकेंडली you have to write examples related to the corporate organizations. Okay, the second point is helpful in efficient utilization of resources. ठीक है, optimum utilization of resources is the core thing of management. इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट में यूज कर सकते हैं। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर यूज्ड। एक होते हैं फिजिकल रिसोर्सेज जिनमें आता है मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि मटेरियल, मशीन्स और मनी, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मैन पावर। The basic function of management is to make proper balance between both these resources by putting them to optimum use and control on wastage of resources। वही वेस्टेज वाली बात लिखी है, एंड दोनों में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अब ऐसा चलेगा क्या कि जब हमारे पास में मशीन है तब एम्प्लॉय नहीं है, और जब एम्प्लॉय है तब मशीन नहीं है, तो काम कैसे होगा हमारा? इसलिए दोनों में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। While maintaining discipline and healthy working environment, management always uses techniques and principles। डिसिप्लिन चाहिए, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए, और हमें टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स को यूज करते रहना है। इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज विच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो फैसिलिटेट्स द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हम सबको अच्छे से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूज ऑफ स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी हेल्प्स इन इंक्रीजिंग क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी एज वेल एज इन इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये फिक्स है कि कौन से टूल्स एंड कौन सी मशीनरी यूज की जाती है, किस प्रकार से उस पर काम होता है, वो सब कुछ अगर स्टैंडर्ड है, हमेशा सेम रहता है, तो आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं। कैसे? अब जैसे कोई भी ठेले वाले लोग होते हैं तो उनका कैसे समोसे की क्वालिटी हर बार अलग मिलेगी। किसी के पास में नमक कम ज्यादा हो सकता है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, बट वहीं अगर आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाए, वहां पे जाके समोसे लें, ऑफकोर्स महंगा तो पड़ेगा, लेकिन उनके पास में आपको एक स्टैंडर्डाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो रहा होगा। इससे लोगों के मन में भी हमारी इमेज बढ़ती है, वहाँ की क्वालिटी इंप्रूव होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज की भी एफिशिएंसी बढ़ती है। अब अगर आप एक ही काम लगातार करते रहें तो आपकी एफिशिएंसी उस चीज में बढ़ जाएगी ना। उसी तरह अगर वो सब एम्प्लॉयज सेम मशीनरीज एंड सेम टूल्स पे काम करते रहें तो उस पर उनकी एफिशिएंसी, उनकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाती है। देन है साइंटिफिक डिसीजंस। अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ना होते तो हम भटक जाते। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होने के कारण हम सिस्टमैटिक या फिर बैलेंस डिसीजंस ले सकते हैं। हमें अपने मैनेजर्स को ज़्यादा ट्रेन नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑलरेडी पढ़ के आते हैं, एंड उन्हें हर बार हर चीज़ में ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं करना पड़ता। कुछ चीज़ें उन्हें ऑलरेडी इन प्रिंसिपल्स की वजह से पता होती है। उन्हें ये भी पता होता है कि सिचुएशंस को एनालाइज कैसे करते हैं, और ये भी पता होता है कि अल्टरनेटिव ऑप्शंस कहाँ से मिलेंगे ताकि हम बेस्ट रिजल्ट्स पा सकें। क्लियर? नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आप बस खुद का प्रॉफिट देख के चल देंगे क्या? नहीं, आपको एम्प्लॉयज का भी प्रॉफिट देखना है, सोसाइटी का भी देखना है, गवर्नमेंट का भी देखना है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का देखना है, ओनर्स तो ऑफकोर्स है। सो management principles are based on every aspect of organization. They are not developed only from point of view of handling the resources effectively, but they guide management in understanding social responsibility. Resources को effectively तो handle करना ही है, साथ में हमें अपनी social responsibility पता होनी चाहिए, so that they can focus on providing quality products at reasonable prices. ये जरूर लिख के आना, quality products at reasonable prices.
अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशंस, मैं बताती हूँ, इन मार्केट, फेयर कंपटीशन, फेयर रेम्यूनरेशन, चेंज इन एनवायरनमेंट, हेल्थी वर्किंग प्लेस, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी। देखिए, आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशंस यानी कि समझिए वहां पे जितना भी सप्लाई था, आप होलसेलर के पास में गए, एज अ रिटेलर आप होलसेलर के पास में गए एंड वहां से अपने 100 kgs ऑफ ऑनियन बाय कर लिए एंड वो जाके अपने वेयरहाउस में रख दिए, छुपा के रख दिए। अब जब मार्केट में शॉर्टेज होगी तब आप उसको महंगे प्राइस पे बेच सकते हैं एंड हो सकता है कि बाकी किसी को भी ऑनियंस मिल ही नहीं पा रहे हो, तो आप एक तरह से अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं कि आप एक सिंगल सेलर हैं उस प्रोडक्ट के। बट क्योंकि आपने खुद क्रिएट किए, इसके लिए इसे कहेंगे आर्टिफिशियल मोनोपोली। देन फेयर कंपटीशन रहना चाहिए, यानी आपको किसी और का प्रोडक्ट चुरा के अपने अपने नाम पे यूज नहीं करना चाहिए। सब एम्प्लॉयज को फेयर रेम्यूनरेशन देना है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं, उन्हें उनकी स्किल्स के और पोजीशन के हिसाब से देना है। देन एनवायरनमेंट के लिए भी वर्क करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक हेल्दी वर्किंग प्लेस बनाना है जहाँ पे सब लोग मिलजुल कर रहते हों, कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। और आपको स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरीज यूज करनी है, जैसा हमने पहले देखा। द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। इसलिए हमने सोचा क्यों ना पूरे चैप्टर को पहले हाईलाइट कर दिया जाए ताकि थोड़ा टाइम बचे और हम और जल्दी कंप्लीट कर पाएं। So the next point in significance of management principles is encourages research and development, R&D. Principles of management डायनामिक होते हैं, यानी कि चेंज होते रहते हैं क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड चेंज होता रहता है। इसलिए करंट नीड को सूट करने के लिए हमें कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए, नए नए ट्रेंड्स को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम ऑटोमेटिकली अपने कंपटीटर से आगे रहें। इफ नीडेड मैनेजमेंट मॉडिफाई भी कर सकती है प्रिंसिपल्स को, क्योंकि उसके पास में लिबर्टी है, फ्रीडम है कि वो साइंटिफिक अप्रोच से रिसर्च कर सके और इनोवेशन ला सके। इसलिए जो एक R&D डिपार्टमेंट होता है वो न्यू टेक्निक्स फाइंड करता है इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR। नेक्स्ट है हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस होती है जिनसे बेटर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल हो पाए। अब कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने के लिए तो हमें डिफरेंट एम्प्लॉयज को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज को एक साथ लाना पड़ेगा ताकि वो मिलजुल कर काम करें। साथ ही में हमें कंट्रोल करना है कि एम्प्लॉयज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ये दो काम, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, इनके लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स द्वारा हमें सूटेबल सिस्टम्स दिए गए हैं। 7th इज डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मैनेजर्स को लगातार अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करते रहना चाहिए, जैसे उन्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए और प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि प्रॉब्लम की तह तक जाना चाहिए, जड़ से प्रॉब्लम को सुधारना चाहिए। दे कैन प्रोवाइड एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस। क्योंकि मैनेजमेंट के पास में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का सहारा है, इसलिए उन्हें रूट कॉजेज को और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को हासिल करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सॉल्यूशंस बेहतरीन तरीके से जल्दी मिल पाते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड ओवरऑल बिजनेस तो अच्छा परफॉर्म करता है ही। नेक्स्ट है थियरीज ऑफ मैनेजमेंट। थियरीज क्या होती हैं? दे आर सेट ऑफ जनरल रूल्स जो कि मैनेजर्स यूज करते हैं टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। कई सारे मैनेजमेंट थिंकर्स ने अलग अलग अप्रोचेस से उनकी थियरीज दी है। हम यहाँ पे बस दो लोगों की पढ़ेंगे, एक तो FW टेलर की थियरी और एक हेनरी फेयल की थियरी। इन लोगों ने जो थियरीज दी है वो ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पे एप्लीकेबल है एंड मैनेजर्स इसमें मॉडिफिकेशंस करके इनोवेटिव टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज के साथ भी इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। जो ओल्ड थियरीज है यही बेसिस बनती हैं मॉडर्न मैनेजमेंट थियरीज की। फिर यहाँ इन्होंने प्रॉब्लम्स बताई है जो एम्प्लॉयज़ को फेस करनी पड़ती है काम करते समय, जैसे कभी मूड स्विंग्स हो जाते हैं और कुछ नहीं तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एनवायरनमेंट के इश्यूज तो चल ही रहे हैं, काम अगर अच्छे से कर रहे हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा आवर्स काम करना पड़ रहा है, फटीग हो रहा है। तो सबसे पहली थियरी हमारी हेनरी फेयल की थियरी। इस इंसान को गौर से देखिए, ये है हमारे हेनरी फेयल भाई साहब जो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे एंड जिस कंपनी में वो काम करते थे अंत में उसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बन के निकले। इन्होंने एक किताब लिखी थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, मॉडर्न मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के FW टेलर। इन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। इसके कई सारे लोग शॉर्ट फॉर्म्स बताते हैं, डैड UCI क्रॉस या फिर एड इन सोर्स या डिस्को ड्रेस UAE। आपको जो भी जमे उस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। पूरे 14 याद करने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपको याद हो तो बेटर है। सो द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क।
वर्क किस किस बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं? टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी ऑपरेशंस, अकाउंटिंग, मैनेजरियल, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वर्क को डिवाइड कर सकते हैं। इट इज असाइन टू एम्प्लॉयज एज पर देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज। एम्प्लॉय की जो भी क्वालिटीज हैं, वो जो कुछ कर सकता है उसके बेसिस पे उससे काम असाइन किया जाएगा। इससे क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि बिना टाइम गैप के एम्प्लॉय सेम काम बार बार करता रहेगा, सेम तरह का काम, एंड साथ ही में उसकी उस फील्ड में एक्सपर्टीज हो जाएगी, जिससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजंस। कोई भी डिसीजन लेने का हक, यानी कि अथॉरिटी, पावर। एंड हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं मैनेजर को कि गिवन टाइम में वर्क कंप्लीशन हो जाए, यानी मैनेजर को एम्प्लॉय से वो काम करवा के लेना है, वो भी टाइम लिमिट के अंदर। अब इसमें एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा मिल जाए किसी को, तो वो उस अथॉरिटी का पावर का मिसयूज कर सकता है। वहीं अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाए अथॉरिटी से, तो प्रेशर क्रिएट हो सकता है। इसलिए मैनेजर को प्रॉपर अथॉरिटीज और डिसीजन मेकिंग पावर भी देनी चाहिए इन रिस्पेक्ट टू गोल। अपने गोल को अचीव करने के लिए थोड़ी बहुत अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैनेजर के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अगर आपको आता सब कुछ है पर आप करते कुछ नहीं, तो कोई मतलब हुआ? उसी तरह कोई भी एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को, रेगुलेशंस को ओबे करे और रिस्पेक्ट करे, तो सब काम जल्दी और बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इसके लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है? एक तो इफेक्टिव लीडरशिप की। कोई अच्छा लीडर हो तो उन्हें बराबर तरीके से डायरेक्ट कर सकता है, मिलजुल कर सही डायरेक्शन में काम करवा सकता है। एंड साथ ही में मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किसको क्या काम करना है, कितने टाइम में करना है, किस तरह से करना है। बेसिक डिसिप्लिन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में होना चाहिए। मीन्स ये सिर्फ एम्प्लॉयज पे एप्लीकेबल नहीं है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड बस एक तरफ से आनी चाहिए, यानी बस एक सुपीरियर होना चाहिए, वही उसको कमांड देना चाहिए। इससे कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज होते हैं, डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं और कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहता। इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की वेल डिफाइंड होनी चाहिए। हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उसका इमीडिएट सुपीरियर कौन है, किससे उसको ऑर्डर्स लेने हैं और किसको रिपोर्टिंग देनी है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। सबका सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक सिंगल मैनेजर होना चाहिए और एक सिंगल प्लान होना चाहिए। तभी सारे एम्प्लॉयज सेम डायरेक्शन में जाके सेम गोल को अचीव करने में बेटर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। यहाँ पर ये याद रखो, इंडिविजुअल से बड़ी है ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल का इंटरेस्ट। इंडिविजुअल को लेस इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, होल ग्रुप के इंटरेस्ट को ज्यादा। उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा पहले रखना चाहिए अपने पर्सनल इंटरेस्ट के आगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी टीम को जीतने के लिए एज अ टीम काम करना पड़ता है। अगर प्लेयर्स उनके इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के बस इंडिविजुअली रिकॉर्ड बनाने पे तुले रहेंगे, तो पूरी टीम जीतना मुश्किल रहेगा, हो सकता है हार भी जाए। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज। छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में पावर एक या फिर कुछ लोगों के हाथों में होती है, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। अब जब जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उतने ही ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उतने ही ज्यादा अलग अलग प्रकार के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उन सबके सोचने का तरीका अलग है। इसीलिए हमें थोड़े ज्यादा लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में ऐड करने पड़ते हैं, वरना बस कोई गिने चुने लोगों का ही भला होता रहेगा एंड बाकी के लोग एक्सप्लॉइट हो जाएंगे। इसलिए देयर मस्ट बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये कैसे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नेचर ऑफ द एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी करनी है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन में करनी है। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, यानी कि एम्प्लॉयज को फाइनेंशियली सेटिस्फाइड रखना है ताकि वो रिटेन रहे लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम के लिए हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम उन्हें अपनी कंपनी के हिसाब से बराबर सैलरी देंगे, अपनी कंपनी के हिसाब से और उनके एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसके लिए हमें रेम्यूनरेशन फिक्स करके रखना चाहिए। क्या क्या कंसिडर करके? अगले की स्किल, उसकी एक्सपर्टीज, कितना जानता है, कितने टाइम से काम कर रहा है यहाँ पर, या जिस जगह पे हमारी कंपनी सिचुएटेड है वहाँ पे रहन सहन का खर्चा कितना आता है, मार्केट में इस पोजीशन पे कितनी सैलरी होती है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितना कमा रही है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ स्कैलर चेन।
ये देखिए यहाँ पे बनी है ना एक चेन। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में आता है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, यानी जो अथॉरिटी है ना, सबसे ऊपर ये, फिर ये, देन ये, इस तरह एक चेन बना दी जाती है अथॉरिटी के हिसाब से, बट यहाँ पे प्रॉपर टर्म हायरार्की रहेगा। This hierarchy of authority is made for the purpose of communication. It helps to ensure orderly flow of information. बराबर सीक्वेंस में सबसे पहले जैसे यहाँ पे दिया इन्होंने, जनरल मैनेजर फंक्शनल मैनेजर को बोलेगा, फिर सुपरवाइजर तक बात पहुंचेगी और वो फोरमैन को बोलेगा, एंड इस तरह एक एक लेवल बाद में सब डिसीजंस बताते रहेंगे। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है या कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग है जो अर्जेंटली किसी लेवल तक पहुंचानी जरूरी है। इसलिए जब स्पीडी डिसीजन की रिक्वायरमेंट है तब डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं गैंग प्लैंक। लेकिन ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन गैंग प्लैंक का प्रॉपर परमिशन के बाद में लिया जाना चाहिए, इस तरह। इमरजेंसी के टाइम पे ही गैंग प्लैंक यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। किसी भी चीज का सीक्वेंस में सिस्टमैटिक तरीके से होना बहुत जरूरी है और वो बहुत मददगार होता है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, यानी रिसोर्सेज का ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए। राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट इंसान को अपॉइंट किया जाना चाहिए ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी हो। जब हम किसी एम्प्लॉय को उसकी स्किल्स के हिसाब से राइट जॉब देंगे एट द राइट पे, तब हम अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। एंड इट अप्लाइज टू फिजिकल रिसोर्सेज ऑल्सो। अब भला धागा कटिंग की मशीन से सिलाई तो नहीं कर सकते, उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स। देखिए ये जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किए ना, वो 4 पॉइंट्स, वो 4 वर्ड जरूर आने चाहिए। मैनेजमेंट शुड बी फेयर एंड फ्रेंडली टू सबऑर्डिनेट्स, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एम्प्लॉयज, एंड द रेम्यूनरेशन शुड डिपेंड अपॉन लेवल ऑन विच द सबऑर्डिनेट्स आर वर्किंग। सेम लेवल वालों को सेम रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो वर्क डिवाइड करते टाइम हो, अथॉरिटीज डेलीगेट करते टाइम हो, या फिर रेम्यूनरेशन डिसाइड करते टाइम हो। इसमें the employees working on the same level but in different departments should be paid same wages. डिपार्टमेंट अगर अलग भी हो तो भी अगर वो लोग सेम लेवल पे काम कर रहे हैं तो सेम वेजेस रहना चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हुए। अब आप ही देखिए ना, हमने कह दिया लोगों को सबको मिलजुल के रहना है, तो यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे। अब इंटरैक्ट करेंगे तो वो ये भी तो पूछ सकते हैं कि उनकी सैलरी कितनी है। तो अगर कोई एचआर मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर से पूछता है कि आपकी सैलरी कितनी है, एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा 50K जबकि एचआर की 40K है, तो इससे तो कॉन्फ्लिक्ट राइज हो सकते हैं। इसलिए अगर डिपार्टमेंट अलग भी हो तो भी लेवल के हिसाब से रेम्यूनरेशन डिसाइड किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अगर हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयज हमारे साथ जुड़े रहें तो हमें उन्हें बताना होगा कि हाँ, हम आपकी जॉब नहीं लेकर जाएंगे, आपकी जॉब सुरक्षित है। इसलिए कई लोग कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट या स्टार्टिंग में एटलीस्ट 1 और 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स, ताकि एम्प्लॉयज जुड़े रहें। एम्प्लॉयज को उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए कि हाँ, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं यहाँ काम करता हूँ। एक अपनापन महसूस होना चाहिए। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो घटेगा। कब घटेगा, अगर हमने उन्हें जॉब में इनसिक्योरिटी दी, यानी कि उन्हें बोला कि कुछ भी फिक्स नहीं रखा, कभी भी आओ कभी भी जाओ, तो एम्प्लॉयज के छोड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे जॉब, और उनकी एफिशिएंसी भी घटेगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयज हमसे जुड़े रहें तो हमें उन्हें जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। हमें एम्प्लॉयज को फ्रीडम देना चाहिए कि वो अपने नए नए आइडियाज लेकर आएं और काम को अपने इनोवेटिव तरीके से करें, जिसे हम प्यार से कह सकते हैं भारतीय जुगाड़। क्योंकि कोई नया आया एम्प्लॉय भी कोई ऐसा तरीका बता सकता है जिससे बहुत ही आसानी से उस काम को कम समय में किया जा सके। इस तरह डिस्कस करके नए नए आइडियाज से हम एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट द कॉर्प्स, यानी कि टीम वर्क। वी नो दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता शक्ति। तो क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप एक्टिविटी से बनी है और उसी से चलती है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज एक वैल्यूएबल एसेट है हमारे। तो अगर हम म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ चलें तो कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी डिफिकल्टीज जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। इससे एक स्पिरिट ऑफ टीम वर्क क्रिएट होगी एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। सब एक दूसरे को समझते हुए एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम
F.W. टेलर की साइंटिफिक थियरी पे। अब F.W. टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जो आगे चल के चीफ इंजीनियर बने। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वाई साइंटिफिक हम जानेंगे। तो इसमें पहली बात तो कि उनकी मैनेजमेंट थियरी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड थी, इसलिए वो एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ चलते थे, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट ना हर चीज में एक्सपेरिमेंट करके फिर सीखा। और डेफिनेशन दी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट यू वांट मेंट टू डू एग्जैक्टली एंड सीइंग इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर। ये जानो कि तुम अपने एम्प्लॉय से एग्जैक्टली क्या करवाना चाहते हो और उनसे वो काम करवाओ बेस्ट और चीपेस्ट मैनर में, कम से कम कॉस्ट में। तो इनका पहला प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी का भी चेहरा देख के उसे जज नहीं करना चाहिए। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। उसी तरह हम अपने पर्सनल जजमेंट्स के हिसाब से ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा एम्प्लॉय किस तरह काम कर रहा होगा और किस तरह का काम उसके लिए बेस्ट होगा। हम उसकी स्किल्स देखकर, उसकी परफॉर्मेंस देखकर, एक्सपीरियंस देखकर उसे काम प्रोवाइड करेंगे। हर काम का साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम कितना है। ये स्टैंडर्ड्स अगर हमने सेट करके रखे हैं तो हम अपनी गलतियां दोहराए बिना, हर जगह अलग नई गलतियां किए बिना एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट पा सकते हैं। टेलर कहते हैं कि छोटे से छोटे काम के लिए हम साइंटिफिक प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड यानी कि डिसकोऑर्डिनेशन, उसके लिए उन्होंने डिस्कॉर्ड वर्ड यूज किया। मैनेजमेंट एम्प्लॉयज दोनों के बीच में हार्मनी रहनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन बनी रहनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम होंगे, तो एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग रहेगी, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट रहेगा, जिससे हम अपना डिजायर्ड गोल यानी कि सक्सेस पा लेंगे। इसमें इन्होंने एक एडिशनल पॉइंट कहा है कि मैनेजमेंट को भी एम्प्लॉयज की मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। नेक्स्ट इज मेंटल रिवोल्यूशन। एम्प्लॉय और मैनेजमेंट दोनों के दिमाग में यही रहना चाहिए कि वो दोनों इक्वल हैं, क्योंकि वो दोनों ही एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सबको अपना अपना काम करना है। तो अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए एक दूसरे की तरफ कि वो दोनों इक्वल है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, क्योंकि वो दोनों कोऑपरेट करके साथ में मिलकर काम करेंगे। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट दोनों के बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए। अगर उनके बीच में कोऑपरेशन रहेगा, ट्रस्ट बना रहेगा, टीम स्पिरिट रहेगी, तो वर्किंग एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहेगा, फ्रेंडली रहेगा। मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसिडर द सजेशंस गिवन बाय एम्प्लॉयज। कोई भी डिसीजन लेते टाइम पे मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज के सजेशंस को कंसिडर करना चाहिए। एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटेग्रल पार्ट मान के चलना चाहिए। उसी तरह एम्प्लॉयज को भी बिना किसी कारण स्ट्राइक्स पे नहीं जाते रहना चाहिए और अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। अचानक ही अगर एम्प्लॉयज बिना किसी कारण अपनी 20,000 सैलरी को 1 लाख करने बोलेंगे तो चलेगा क्या? नहीं, सब पॉसिबल ही नहीं है। अगर उतने प्रॉफिट्स कमाए तो अलग बात है। नेक्स्ट इज डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेजर प्लानिंग टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट करती है और एम्प्लॉयज का काम है एग्जीक्यूशन का और अपने काम किए हुए काम को रिपोर्ट करने का। मैनेजर्स को एम्प्लॉयज को हेल्प करना चाहिए, उन्हें एनकरेज करना चाहिए और गाइड करना चाहिए काम करने के लिए। इससे बेस्ट परफॉर्मेंसेस हमें मिल पाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। एम्प्लॉयज की स्किल्स और कैपेबिलिटीज तो देखनी ही है, साथ ही में टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करवाने उनके लिए। अब आप सब जानते हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस का ज़माना है, तो वहाँ पे उन प्रकार की स्किल्स की ज़रूरत है। तो जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में, न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अवेयर होना पड़ेगा, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाने चाहिए, जिससे एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो। एम्प्लॉयज़ को भी फायदा हो, मैनेजमेंट को भी फायदा हो, ऑर्गेनाइजेशन को तो फायदा हो ही। हमें हर एम्प्लॉय को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो ग्रेटर एफिशिएंसी और मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी दिलवा सके। The next is techniques of scientific management. First one being work study. Work study यानी कि organized, systematic और critical assessment of various activities or functions. हर चीज़ का ऑर्डरली अरेंजमेंट करना है कि एक सिस्टम से सब काम हो, हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव देखकर कि कौन सा मेथड बेस्ट है, कौन सा टाइम, कितना टाइम लगता है किसी काम को, डिटेल में देखते हैं। टाइम स्टडी, इट इज़ द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग टाइम टेकन टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। हम पहले तो ऑब्जर्व करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे कि टास्क को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है, उससे हम एक स्टैंडर्ड टाइम बनाएंगे। एंड फिर कोई भी एम्प्लॉय जब काम करेगा तो हमें पता चलेगा कि वो कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, क्योंकि हमें पता है ऑन एन एवरेज इस काम को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है। इससे हम एम्प्लॉय के वर्क को कंट्रोल भी कर सकते हैं, साथ ही में अपना कॉस्ट भी कम कर सकते हैं।
अब पहले अगर कोई एम्प्लॉय किसी काम को करने के लिए 1 घंटा लगा रहा था, वहीं कोई नया एम्प्लॉय आया जो उसे आधे घंटे में करके कंप्लीट कर पा रहा था, तो हमने वो वाला काम न्यू एम्प्लॉय को दे दिया एंड पुराने वाले को कोई और काम दे दिया जिसमें वो बेटर था। इससे जो मशीन हमारी 1 घंटे तक पहले चलती थी, अब उसे बस आधा घंटे चलना पड़ता है 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। तो इससे हमारा टाइम सेव हुआ। द नेक्स्ट वन इज मेथड स्टडी। बेस्ट क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए हमें किसी भी काम को करने का बेस्ट मेथड ढूंढना पड़ेगा, ताकि वेस्टेज कम हो, रॉ मटेरियल का सही यूटिलाइजेशन हो, और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले से डिफाइन करके रखे हैं उन्हें हम अटेन कर पाए। नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज मशीन। किसी भी काम को करने के लिए एक एम्प्लॉय को और एक मशीन को क्या क्या मोशन करना पड़ता है, क्या मूवमेंट्स करने पड़ते हैं। जैसे आप में से अगर कोई मैथ्स के स्टूडेंट्स होंगे तो उन्होंने मैथ्स 2 का चैप्टर 7 पढ़ा होगा, असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग। उसमें इसी बात को डिटेल में सिखाया गया कि किस तरह किसी काम को प्रॉपरली एलोकेट किया जाता है और उसे सीक्वेंस में अरेंज करके मिनिमम टाइम में कंप्लीट किया जाता है। दिस इज हेल्पफुल इन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशंस, जिससे स्मूथ फ्लो ऑफ टास्क रहेगा, स्मूथली हमारे सारे काम होते जाएंगे। देन फटीग स्टडी। अगर कोई एम्प्लॉय 8 से 10 घंटे रोज बिना किसी ब्रेक के काम कर रहा है, तो ये ना तो उसके सेहत के लिए अच्छा है और ना उसके शरीर के लिए फिजिकली अच्छा है। उससे स्ट्रेस आ सकता है। इसके लिए हमें सफिशिएंट ब्रेक्स रखने चाहिए, टारगेट का ज़्यादा प्रेशर नहीं रखना चाहिए। अगर हैवी वर्किंग टूल्स हो और वर्किंग कंडीशंस पुअर हो, न कोई भी ठीक ठाक जगह है या वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो एम्प्लॉय ज़्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाएगा। इसलिए फटीग को रिड्यूस करने के लिए हमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन करना चाहिए, ताकि सारे ऑपरेशंस एफिशिएंटली होते रहें विथआउट वेस्टेज। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। जैसे आप कोई लोकल ठेले वाले से बर्गर अगर लेंगे तो उसका साइज, टेस्ट सब डिफर करेगा अलग अलग टाइम पे। बट वहीं अगर आप मैकडी में जाके लेंगे, हर बार आपको सेम तरह का, सेम साइज शेप का, सेम टेस्ट का बर्गर मिलेगा। इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, यानी आप एक तरह से उस स्टैंडर्ड तरीके को अपना पेटेंट करवा रहे हैं। उसी तरह सेम तरह के टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज होने चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे अगर आपके क्लोथ्स की ऑर्गेनाइजेशन है तो आप एक दिन हैंडलूम से कपड़े बना रहे हैं, एक दिन एडवांस मशीन से बना रहे हैं, किसी दिन कोई और प्रकार की मशीन से बना रहे हैं। इससे एम्प्लॉयज कंफ्यूज होते रहेंगे, हर चीज़ में वेस्टेज होता रहेगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट उल्टा बढ़ जाएगी एंड एम्प्लॉयज भी थक जाएंगे हर बार न्यू मेथड्स लर्न करते करते। मशीन्स में अगर स्लाइट डिफरेंस भी होता है तो कई बार थोड़ा बहुत तरीका बदल जाता है एंड मुश्किल हो जाता है एम्प्लॉय के लिए काम करना, पर हमें काम को आसान बनाना है, मुश्किल नहीं। थर्ड वन है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। हमें इसका भी स्टैंडर्ड सेट करके रखना है कि एक दिन कितने टाइम में कितना काम करके कितना आउटपुट मिलना चाहिए। जिस एम्प्लॉय की जितनी कैपेसिटी है उतना पूरा काम उसे करके देना चाहिए एंड उस तरह से करना चाहिए जैसा ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है करने के लिए। इसलिए हम स्टैंडर्ड सेट करके रखेंगे कि हर दिन कितने आउटपुट का टारगेट है, जिससे अपने पूरे वर्कफोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, मैक्स टू मैक्स। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। हमें सही जॉब के लिए सही लोगों को चुनना है और वो भी हमारी साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर से। इसलिए हम जॉब को पहले से स्पेसिफाई करके रखेंगे कि कौन सी जॉब के लिए कौन से क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स की वजह से हम विथआउट एनी बायसनेस एक इम्पार्शियल वे में लोगों को अपॉइंट कर पाएंगे। उसके बाद उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देना भी जरूरी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तैयार करने के लिए। फिर है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। FW टेलर कहते हैं कि प्लानिंग अलग लोगों द्वारा की जानी चाहिए और उसका सुपरविजन अलग लोगों से होना चाहिए। इस तरह अगर 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ सुपरवाइजर हमारे पास में है, तो अलग अलग प्रकार के, तो हमारा काम बहुत अच्छे से होगा। ये रिकमेंडेड टोटल 8 फोरमैन, ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है। टेलर रिकमेंडेड टोटल 8 फोरमैन। कौन से ये 8 जो यहाँ पे दिख रहे हैं, प्लानिंग लेवल के 4, इम्प्लीमेंटेशन लेवल के 4। तो प्लानिंग लेवल पे पहला होता है रूट क्लर्क, जो बताता है कि हाउ वर्क मूव्स, किस तरह काम एक मशीन से दूसरी मशीन तक जाएगा, यानी कि रूट क्लर्क है ना, तो रूट बताएगा। इस मशीन से वहाँ पे जाएगा, फिर वहाँ से वहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन क्लर्क। ये रिकॉर्ड करेगा कि उस काम के लिए, उस काम को करने के लिए कौन से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो ये एक जगह लिख के रखेगा। फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये बताएगा कि कौन सा काम कितने टाइम में और कितनी कॉस्ट पे, कितने पैसों में होना चाहिए। फिर होगा एक डिसिप्लिन क्लर्क, जो इंश्योर करेगा कि सब लोग फैक्ट्री के रूल्स का पालन कर रहे हैं। तो ये 4 लोग तो मिलकर प्लानिंग करेंगे,
पहले रूट डिसाइड करेंगे, इंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड करेंगे, टाइम और कॉस्ट डिसाइड करेंगे और डिसिप्लिन इंश्योर करेंगे। उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन लेवल। इसमें पहला होगा एक गैंग बॉस जो काम एक्चुअल में करवाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गैंग बॉस। नेक्स्ट इज स्पीड बॉस, ये देखेगा कि बराबर टाइम पे बराबर स्पीड से लोग काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर आता है एक रिपेयर बॉस, कि अगर समझो कोई मशीन में खराबी आ गई तो इस सिक्योरिटी और मेंटेनेंस करेगा। एंड लास्टली है एक इंस्पेक्टर, जो देखेगा कि हमने जो स्टैंडर्ड्स डिसाइड करे थे उस हिसाब से एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं कि नहीं। इस तरह सब काम का प्रॉपर डिवीजन करके हम प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन को अलग करके 8 फोरमैन के साथ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निक कंप्लीट करते हैं। लास्ट वन है डिफरेंशियल पीस वेज रेट, मतलब जो जितना काम करेगा उसको उतने वेजेस मिलेंगे। इसमें क्या, हम वही अपने स्टैंडर्ड आउटपुट सेट करके रखेंगे कि एक दिन में इतने कॉस्ट में इस तरीके से इतना काम होना चाहिए। एंड वो स्टैंडर्ड आउटपुट इस तरह का होगा कि कोई भी एवरेज वर्कर मोटिवेट होता रहे उस स्टैंडर्ड आउटपुट तक पहुंचने के लिए। तो अगर कोई एम्प्लॉय उस स्टैंडर्ड आउटपुट से अच्छा काम कर रहा है तो उसे ज्यादा वेजेस मिलेंगे, अगर कोई कम काम कर रहा है तो उसे कम वेजेस मिलेंगे। तो हमारा एवरेज वर्कर हायर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस अटेन करने के लिए मोटिवेट होता रहेगा ताकि उसे हायर रेट ऑफ वेजेस मिले, रेम्यूनरेशन मिले। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार एक क्विक रिकैप कर लेते हैं पूरे के पूरे चैप्टर का। कहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ, एक तो ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमने बहुत कुछ पढ़ा इसमें। तो एक बार बस देख लेते हैं। मैनेजमेंट हर जगह होता है, कोऑर्डिनेशन, डिसीजंस अच्छे से ऑपरेट करने के लिए। मैनेजमेंट को एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। इसके प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। प्रिंसिपल्स आर अ फंडामेंटल ट्रूथ, हमारे सिस्टम ऑफ बिलीफ का फाउंडेशन बनता है और हमारे चेन ऑफ रीजनिंग सपोर्ट करता है। क्योंकि हम हर जगह अपना ट्रायल एंड एरर मेथड यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हमारे प्री डिफाइंड गोल्स का प्री डिटरमाइंड सॉल्यूशन होते हैं। इनकी मदद से हम एम्प्लॉयज को गाइड और इन्फ्लुएंस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, बेस्ट कोऑर्डिनेशन करवा पाते हैं। नेचर क्या होता है, अच्छा देखो ये नेचर जो होता है ना, नेचर की जगह वो एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी पूछ सकते हैं। ये एम्प्लॉयज को गाइड और इन्फ्लुएंस करने के लिए बनते हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है, बेस्ट कोऑर्डिनेशन हो पाता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, हर साइज स्मॉल मीडियम लार्ज और हर नेचर ट्रेडिंग नॉन प्रॉफिट सर्विस हर जगह पर अप्लाई किए जा सकते हैं, इनके रिजल्ट बदल सकते हैं, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे भी एप्लीकेबल हैं, जनरल गाइडलाइंस है, ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन को वाइजली डील करने में हेल्प करती हैं, इनका रिजल्ट वेरी कर सकता है और इनका एप्लीकेशन भी मॉडिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन, उसकी साइज, उसका नेचर, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन। देन है प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, कोई एक दिन उठ के नहीं आया था, उन्होंने बहुत ट्राई किया है, ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेरिमेंट किया है, तब जाके प्रिंसिपल्स बने हैं। उनके इतने ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और डिस्कशन के बाद ये फॉर्म हुए। फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी रिक्वायरमेंट को सूट करने के लिए हम इन्हें चेंज और मॉडिफाई करके नीड के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। दे आर बिहेवियरल नेचर, क्योंकि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, इसलिए अलग अलग ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई करने के लिए, उन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रकार के लोगों को कैसे हैंडल करते हैं ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें बता देते हैं। देन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मैनेजमेंट प्रिंसिपल से हमें पता चलता है कि कौन सा और कैसा डिसीजन लेने से कैसा इफेक्ट होगा। जैसे अगर हम एम्प्लॉयज को गुड वेजेस और इंसेंटिव्स देंगे तो उनका आउटपुट बढ़ेगा, एडवर्टाइजमेंट अच्छे से करने से प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी। और सारे के सारे प्रिंसिपल्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, उन्हें साइमल्टेनियसली यूज करना चाहिए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर सोशल साइंस, इसलिए वो वक्त के साथ लोगों के हिसाब से बदलते रहते हैं, तो हमें अपने रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इन्हें अप्लाई करना चाहिए। सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, फर्स्ट वन इज प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स बने हुए हैं इसलिए मैनेजर्स को, कोई भी नए मैनेजर को आते ही ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना ईजी हो गया है, क्योंकि कई सारे प्रोफेशनल लोगों ने इन प्रिंसिपल्स को एक्सपेरिमेंट करके देखा है एंड उन्होंने इंश्योर किया है कि इसमें वेस्टेज कम से कम हो और एफिशिएंसी बढ़े। हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पहला रिसोर्स है हमारा फिजिकल रिसोर्स, जिसमें आते हैं मटेरियल, मशीन और मनी, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मैन पावर। इन दोनों रिसोर्स के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट में लोगों को काम करना चाहिए। मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप रहना चाहिए ताकि हमारी एफिशिएंसी बढ़े और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो पाए। सब रूल्स एंड रेगुलेशंस पालन कर रहे हैं कि नहीं वो हमें पता चले, एंड स्टैंडर्ड टूल्स और मशीनरी का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिसीजंस, हमें बैलेंस डिसीजंस लेने चाहिए, हर जगह हम ट्रायल और एरर मेथड यूज नहीं कर सकते, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। ये प्रिंसिपल्स हमें सिचुएशंस को एनालाइज करने में मदद करते हैं और अल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका वो भी हमें बताते हैं एंड अल्टरनेट रिजल्ट्स भी पता चलते हैं, तो हम क्या करने से क्या होगा ये जान सकते हैं।
नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन की सबके तरफ कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो, सोसाइटी हो, ओनर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, एम्प्लॉयज हो या मैनेजमेंट हो। तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइसेस पे दिलवाने चाहिए, आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशंस नहीं क्रिएट करनी चाहिए, फेयर कंपटीशन रहने देना चाहिए, सबको फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखना चाहिए, हेल्थी वर्किंग प्लेस बनानी चाहिए एंड स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी रखनी चाहिए। एनकरेजेस R&D। हम जानते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड बदल रहा है, उसी तरह हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी बदलते रहना चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पूरी तरह नहीं। अपनी करंट नीड को सूट करने के लिए हमें कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट करते रहना है, न्यू ट्रेंड्स को अडॉप्ट करना है, ताकि हम अपने फ्रीडम को यूज़ करके, अपनी लिबर्टी को यूज़ करके प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करें और एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप कर पाएं। इसलिए कई लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में R&D डिपार्टमेंट जरूर होता है, जो नई नई टेक्निक फाइंड करता रहता है प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और HR के लिए, और बाकी ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट एम्प्लॉयज में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन क्रिएट करने में मदद करती है। साथ ही साथ हम एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक सूटेबल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जिससे हम बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करते हैं। डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। में टारगेट ओरिएंटेड चीज़ें करनी चाहिए और वो भी लॉजिकली। इसलिए मैनेजर्स अलग अलग बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेते हैं, प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस को ढूंढ लेते हैं और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की मदद से उन्हें सोल्यूशन जल्दी मिल जाता है। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, हम भी कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। थियरीज ऑफ मैनेजमेंट सेट ऑफ जनरल रूल्स होती है जो मैनेजर्स करते हैं मैनेजमेंट करने के लिए। ये हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में काम आती है। नए नए मैनेजर्स अपने इनोवेटिव तरीकों से टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और बेटर परफॉर्म करते हैं। हेनरी फेवल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे जो बाद में चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने। इनकी बुक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इनके 14 प्रिंसिपल हैं, जिसमें से पहला है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, यानी एम्प्लॉयज की क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज के हिसाब से उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जॉब देनी चाहिए, अलग अलग पोजीशंस पे रखना चाहिए। इससे एफिशिएंसी और एक्सपर्टीज बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी यानी कि राइट टू टेक डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कंप्लीशन ऑफ वर्क इन गिवन टाइम। अगर अथॉरिटी बढ़ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा तो पावर का मिसयूज हो सकता है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई अथॉरिटी से ज़्यादा तो प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए मैनेजर को थोड़ी थोड़ी प्रॉपर अथॉरिटीज देनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कि वो अपने एंड पे कुछ डिसीजंस ले पाए गोल के अटेनमेंट के लिए। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हर जगह ज़रूरी है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को सबको फॉलो करना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो। डिसिप्लिन के लिए अच्छा ज़रूरी होता है इफेक्टिव लीडरशिप। कोई भी सही लीडर उन्हें सही डायरेक्शन में बराबर काम करने लगा सकता है, एंड इसके लिए वहाँ के मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्क्स, जॉब्स टू बी डन इन द अप्रोप्रिएट टाइम एंड मैनर। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। एम्प्लॉय को एक ही मैनेजर की तरफ से कमांड आना चाहिए, सबऑर्डिनेट को अपना इमीडिएट सुपीरियर पता होना चाहिए। इससे ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की वेल डिफाइंड होनी चाहिए। इससे कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज होंगे, डिस्प्यूट्स नहीं होंगे और कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देयर मस्ट बी वन हेड वन प्लान। सब लोग एक मैनेजर की हेल्प से, सिंगल प्लान की हेल्प से सेम ऑब्जेक्टिव की तरफ जाने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल से बड़ी है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायर रखना चाहिए इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से। हमेशा पूरे ग्रुप का सोचना चाहिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रख के। एग्जाम्पल में इन्होंने बोला, अगर कोई टीम जीतना चाहती है तो उसे पूरी टीम को मिलकर एज अ टीम काम करना चाहिए पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हाथों में रहती है, लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है, क्योंकि इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, सबके अलग अलग व्यूज होते हैं। इसलिए सब लोग एक इंसान के, अकेले इंसान के लिए हुए डिसीजन से खुश नहीं रह सकते। म्यूचुअल डिसीजंस बेटर रहेंगे। सो देयर मस्ट बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या ज़्यादा ज़रूरी है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे और हमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसके बेसिस पे। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। हमें अपने एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियली सेटिस्फाइड रखना है ताकि वो आगे तक लॉन्ग टर्म में हमारे यहाँ काम करते रहें। उनकी रेम्यूनरेशन फिक्स रहनी चाहिए उनके स्किल, एक्सपर्टीज, नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। इससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। प्रिंसिपल ऑफ स्केलरशिप यानी कि हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन।
ऑर्डरली फ्लो होना चाहिए इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का। लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी कम्युनिकेशन चेन बन जाती है स्केलर चेन, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसलिए कभी कभी स्पीडी डिसीजंस के लिए जब काम अर्जेंट होता है तब डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया जा सकता है, लेकिन विथ प्रॉपर परमिशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन को कहते हैं हम गैंग प्लैंक। ये देखिए, इस तरह अगर कभी डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया जाए तो हम कहेंगे गैंग प्लैंक। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। सबको काम अपॉइंट होना चाहिए और सब कुछ होते रहना चाहिए। इसलिए राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट जॉब पे राइट इंसान को खड़ा करना पड़ेगा। सही समय, जगह और जॉब पे राइट ह्यूमन रिसोर्स फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। प्राइमरी फोकस रहता है इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, यानी एक तरह से कहें तो इक्वालिटी। फेयर फ्रेंडली रहना चाहिए मैनेजमेंट को सबॉर्डिनेट्स के साथ। कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो वर्क डिवाइड करते टाइम पे हो, अथॉरिटीज देते टाइम पे हो, मॉनेटरी टर्म्स में हो, या कुछ भी हो। लेवल, सेम डिपार्टमेंट के लोगों को सेम रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, फिर चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले अलग अलग लोगों को, अगर वो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के सेम लेवल पे काम करने वाले लोगों को सेम रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। ये हमें बताता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ऐसा नहीं कि कोई लड़की थी तो उसे कम रेम्यूनरेशन दिया, लड़के को ज्यादा दिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर वैसा किया तो कॉन्फ्लिक्ट राइज होंगे। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, हमें अपने एम्प्लॉय को एश्योर करना पड़ेगा कि हाँ जी, आपकी जॉब कहीं नहीं जा रही, आप मन लगा के अपना काम करते रहिए, आप इस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, इसे अपना कर काम करिए, क्योंकि जब ये ऑर्गेनाइजेशन काम में जाएगी तो अल्टीमेटली आपका ही फायदा होने वाला है। इससे एम्प्लॉयज हमारे साथ जुड़े रहेंगे और काम एफिशिएंटली करते रहेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, हमें अपने एम्प्लॉयज को स्पेस देना चाहिए कि वो अपने नए नए आइडियाज लेकर आए किसी भी काम को और अच्छे तरीके से करने के लिए। वो अपने इनोवेटिव वेज ला सकते हैं, उन्हें डिस्कस कर सकते हैं, एंड क्योंकि हमने उन्हें फ्रीडम टू थिंक दिया है, वो खुशी खुशी मन लगा के सारे काम करते रहेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी कल्चर बना रहेगा। द लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रिट द कॉर्प्स, यानी कि टीम वर्क। ये प्रिंसिपल एकता शक्ति को दर्शाता है। यूनियन स्ट्रेंथ, क्योंकि हम ग्रुप एक्टिविटी में काम करते हैं और ह्यूमन रिसोर्स हमारे वैल्यूएबल एसेट होता है, तो सब लोग अगर म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ चलें तो सारी सिचुएशंस की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जल्दी निकल आएगा। मैनेजर शुड क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ टीम वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इजीली। देन कम्स F.W. टेलर, इन्होंने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पे बेस सब कुछ बताया था। ये कहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि पहले तुम खुद जानो कि तुम अपने इंसानों से, अपने एम्प्लॉयज से चाहते क्या हो, एंड फिर उनसे काम करवा के लो बेस्ट और चीपेस्ट मैनर में। इनका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अपने पर्सनल जजमेंट्स पे मत जाओ, ट्रायल एंड एरर मेथड्स यूज मत करो, साइंटिफिक एनालिसिस करके स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम और स्टैंडर्ड आउटपुट डिसाइड करके फिर ही आगे बढ़ो। छोटे से छोटे काम को साइंटिफिकली प्लान किया जा सकता है ताकि हमें स्टैंडर्ड आउटपुट मिले। नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सब लोगों में कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो। परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग अगर रहेगी तो हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बना होगा, जिससे हमें सक्सेस यानी कि हमारा डिजायर्ड गोल मिल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी के पीछे भागना चाहिए ताकि सबका भला हो। मेंटल रेवोल्यूशन यानी कि एम्प्लॉय इज इक्वल टू मैनेजमेंट। हमें दोनों के माइंड्स में, एटीट्यूड में चेंज लाना होगा कि दोनों इक्वल हैं, ये उन्हें रियलाइज करवाना पड़ेगा ताकि दोनों मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज साथ मिलकर फुल कोऑपरेशन के साथ में चले और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट्स बढ़ाएं। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट, इनसे इंटरनल कंपटीशन भी हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट में टर्न हो जाता है। इसके लिए मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज के सजेशन मानने चाहिए, कंसिडर करने चाहिए वाइल मेकिंग अ डिसीजन, एंड उन्हें भी एक इंटेग्रल पार्ट मानना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। साथ ही में एम्प्लॉयज को स्ट्राइक्स पे नहीं जाना चाहिए और अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी अकम्पनीड विद डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, सिर्फ काम मत दो, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो कि भाई अगर ये काम नहीं हुआ तो तू लायबल है। जो भी मेजर प्लानिंग की जाएगी वो टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट से की जाएगी। साथ ही में मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करना चाहिए, उन्हें हेल्प करना चाहिए, उन्हें गाइड करना चाहिए बेटर परफॉर्म करने के लिए। एम्प्लॉयज का क्या काम है कि उन्हें एग्जीक्यूशन पे काम करना चाहिए। एम्प्लॉयज को प्रॉपर एग्जीक्यूशन करके प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी चाहिए मैनेजर्स को, दैट इज अपने इमीडिएट सुपीरियर को। इससे एम्प्लॉय और मैनेजमेंट दोनों ही अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं। सिक्स्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। एम्प्लॉयज की स्किल्स और कैपेबिलिटीज को देखते हुए उन्हें बेस्ट परफॉर्म करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रखने चाहिए, क्योंकि मार्केट में नए नए ट्रेंड्स आते जा रहे हैं। तो इस फास्ट मूविंग रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में अगर आप वर्कशॉप्स कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं तो आपकी
ऑर्गेनाइजेशन आउटडेटेड हो जाएगी। इसलिए हर एम्प्लॉय को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलती रहनी चाहिए ताकि एफिशिएंसी बढ़े और प्रॉस्पेरिटी बढ़े। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो ये जो हमने इतने सारे प्रिंसिपल्स बताए, इनको फॉलो करने के लिए कुछ टेक्निक्स की भी जरूरत है। सबसे पहले वर्क स्टडी। आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से क्रिटिकल असेसमेंट करना पड़ेगा कि कौन सा काम किस तरह, कितने समय में, कितना ब्रेक्स लेके सही तरीके से हो सकता है। जिसमें फर्स्ट वन आता है टाइम स्टडी, यानी कितना टाइम लगना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। ये हमें पहले से ऑब्जर्वर रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स कर देना चाहिए ताकि एफिशिएंसी को हम मेजर कर पाए, कौन सा एम्प्लॉय कितने बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। एंड हम इस तरह कंट्रोल भी कर सकते हैं कि भाई तुम में ये कमियां हैं, तो आप थोड़ा इस चीज़ पर वर्क करो। साथ ही में कॉस्ट ऑफ वर्क, अपने काम की कॉस्ट भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड स्टडी, कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, वो देखा जाता है। मोशन स्टडी में मूवमेंट देखा जाता है कि कौन सी एम्प्लॉय को और कौन सी मशीन को किस प्रकार के मूवमेंट्स करने पड़ते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अगर हम अननेसेसरी मोशंस को एलिमिनेट कर दें तो स्मूथ फ्लो ऑफ टास्क हो पाएगा। नेक्स्ट इज फटीग स्टडी, यानी कि जब एम्प्लॉयज को सफिशिएंट ब्रेक्स नहीं मिलते, टारगेट का प्रेशर रहता है, वर्किंग टूल्स हैवी भारी भारी मशीन्स के साथ में वो काम कर रहे होते हैं एंड वर्किंग कंडीशंस पुअर रहती है, तो इस तरह लगातार काम करने से वो थक जाते हैं। उन्हें फिजिकल स्ट्रेस तो होता ही है, फिजिकली तो थकते ही है, मेंटली भी थक जाते हैं, इतना दिमाग लगाते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे सारे ऑपरेशंस अच्छी तरह एफिशिएंटली होते रहें, तो हमें पहले से डिसाइड करके फटीग स्टडी करनी पड़ेगी कि ऑन एन एवरेज किसी काम को करने के लिए कितने ब्रेक्स लगते हैं, एक एवरेज वर्कर को कितने ब्रेक्स की जरूरत है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, आपने देखा होगा जब भी कभी कहीं चेंज आता है किसी भी चीज़ में हमारे आसपास, तो हमारा ध्यान उस चेंज की तरफ चला रहता है rather than doing the work which has been assigned to us। इसके लिए हमें सब कुछ स्टैंडर्ड रखना चाहिए। हर जगह हमारे वर्क एरिया में हर जगह चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सेम रखनी चाहिए, फिर चाहे वो वहाँ का एनवायरनमेंट हो या प्रोडक्शन करने के मेथड्स। इससे वेस्टेज कम होगा, स्पॉइलेज कम होगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट घटेगी, वर्कर्स में ज़्यादा फटीग नहीं देखा जाएगा और वर्क की क्वालिटी इंप्रूव होगी। हमें सारे टास्क साइंटिफिक एनालिसिस के बाद में सेट करने हैं, इसलिए हम ये डिसाइड करके रखेंगे कि एक दिन में कितना काम किया जाना चाहिए। इससे कोई भी एम्प्लॉय अपनी कैपेसिटी के बिलो काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, हमें सही समय पर सही काम के लिए सही इंसान को रखना चाहिए। इसके लिए हम करेंगे साइंटिफिक सिलेक्शन। किस तरह, हम पहले से जॉब के स्पेसिफिकेशन बता के रखेंगे, इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये एक्सपीरियंसेस चाहिए। इस तरह क्योंकि हमने स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी सेट करके रखे हैं, हम बिना किसी भेदभाव के प्रॉपर सिलेक्शन कर पाएंगे एंड उन्हें प्रॉपरली ट्रेन करके जॉब्स असाइन करेंगे। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे FW टेलर सर ने कहा है कि प्लानिंग करने वाले लोग अलग होने चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन वाले लोग अलग होने चाहिए। टोटल मिला के होने चाहिए 8 फोरमैन। प्लानिंग लेवल पे कौन से 4 होंगे? रूट क्लर्क, जो बताता है कि काम कौन सी मशीन से कौन सी मशीन पे जाएगा, किस तरह। फिर इंस्ट्रक्शन क्लर्क इंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड करेगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टाइम और कॉस्ट डिसाइड करेगा। डिसिप्लिन वाला फैक्ट्री के रूल्स सब लोग फॉलो कर रहे हैं ना, ये इंश्योर करेगा। इंप्लीमेंटेशन में पहला होता है गैंग बॉस, जो वर्क एक्चुअली कंप्लीट करवाता है। स्पीड बॉस इंश्योर करता है कि सही स्पीड से टाइम पे काम हो रहा है। रिपेयर बॉस सिक्योरिटी और मेंटेनेंस का काम करता है। एंड इंस्पेक्टर ये देखता है कि स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम हुआ है कि नहीं। लास्ट है, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, डिफरेंशियल पीस वेज रेट प्लान। यानी हमें इस तरह का स्टैंडर्ड आउटपुट रखना चाहिए जिसको अटेन करने के लिए कोई भी एवरेज वर्कर मोटिवेट होता रहे, क्योंकि हम इस तरह रखेंगे कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा काम करके देता है उसे ज़्यादा रेम्यूनरेशन, जो कम काम करे उसे कम रेम्यूनरेशन। इससे हमारा एवरेज वर्कर हायर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस अटेन करने के लिए मोटिवेट होता रहेगा, क्योंकि उसे रेम्यूनरेशन ज़्यादा चाहिए। इस तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आपके डाउट सजेशंस जो भी हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड बता सकते हैं लेक्चर कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।